चलिए, साइंटिफिक फिजिक्स क्लासेस बेगूसराय वाले चंदन सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। कल के क्लास में हमने देखा था, पिछला वीडियो जो मैंने दिया था उस वीडियो में हमने देखा था कि मेरा जो यूनिवर्स बना हुआ है, यहीं से हम लोग स्टार्ट किए थे कि यूनिवर्स जो हम लोग का बना हुआ है वो मैटर और एनर्जी से मिलके बना हुआ है। मैटर और एनर्जी से, यानी यूनिवर्स मेरा है मैटर और एनर्जी से। और हमने देखा था इस मैटर का दो प्रॉपर्टी हो गया है। ये जो मैटर हम लोग का बना हुआ है, इस मैटर में दो प्रॉपर्टी होता है। इसकी प्रॉपर्टी है आपके, एक प्रॉपर्टी हो गया मास वाला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज वाला। यानी कोई भी मैटर है, यूनिवर्स का कोई भी मैटर हो, वह द्रव्यमान से और आवेश से, यानी मैटर में दो गुण होगा, एक द्रव्यमान वाला गुण होगा और एक आवेश वाला गुण होगा। यानी कोई मैटर ले लेते हैं तो उसमें मास वाला और चार्ज वाली प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद देखते हैं कि आपने देखा था पिछले वीडियो में कि यह जो मेरा मैटर बना हुआ है, यह मेरा जो मैटर बना हुआ है, यह तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आप लोग का था प्रोटॉन और थर्ड न्यूट्रॉन। मैटर का ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हो गया है। इसकी चर्चा कल हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैटर में जो आपने देखा दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, मास वाला, चार्ज वाला। और ये जो मैटर बना हुआ है ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से, तो इस तीन फंडामेंटल पार्टिकल में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। मैटर का दोनों प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है, चार्ज वाला भी और मास वाला भी। इसमें भी दोनों प्रॉपर्टी आपका आ जाता है, मास वाला भी और चार्ज वाला भी। और न्यूट्रॉन में केवल एक प्रॉपर्टी है, केवल मास का प्रॉपर्टी है इसमें। यानी ये इसका नेचुरल प्रॉपर्टी, अपना अंदर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी अपनी खुद का गुण है। जैसे सुंदरता हमारा खुद का गुण है, ईमानदारी हमारी खुद की गुण है। मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा अपना गुण है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। सिमिलर इसी तरह से मैटर जो आप लोग का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से। इस तीन फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन में दोनों तरह की प्रॉपर्टी, चार्ज वाली प्रॉपर्टी और मास वाली है। प्रोटॉन में भी मास वाली प्रॉपर्टी और चार्ज वाली प्रॉपर्टी है। और न्यूट्रॉन में भी मास वाला और न्यूट्रॉन में केवल और केवल मास वाला प्रॉपर्टी है ना। जैसे आप कह सकते हो, एक एग्जांपल देकर के मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में दोनों तरह की प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लेते हैं सलमान खान। सलमान खान में दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, इसमें सुंदरता का भी गुण है और ये डांस भी कर सकता है। ये जैसे प्रोटॉन, ये कैटरीना कैफ हो गई, ये इसमें भी सुंदरता का अपना प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये डांसिंग भी कर सकती है। जैसे न्यूट्रॉन, भाई ये नाना पाटेकर हुआ, ये केवल सुंदर एक डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं, डांस नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल एक प्रॉपर्टी है। चलिए, इसके बाद मैंने वीडियो में लास्ट में क्लियर किया था कि अब थोड़ा सा हम लोग मैटर जो बना हुआ है एनर्जी से, थोड़ा सा इस पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कैसे एनर्जी से बना हुआ है। और इसे क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लोग नेचुरल फोर्स के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने दिया था आपको कि नेचर में चार तरह का फोर्स एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स नेचुरल फोर्स चार तरह का होता है। एक आपने देखा था फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकेंड आपने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा आपने देखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा आपका आया था वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल कमजोर नाभिकीय बल। ये चार आपका नेचर में एग्जिस्ट करने वाला, दैट मीन्स नेचुरल फोर्स
प्राकृतिक बल में आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भाई एक प्रोटॉन और ये दूसरे प्रोटॉन पर कैसा फोर्स लगाता है, इस प्रोटॉन के बीच किस टाइप का फोर्स लगता है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच किस टाइप का फोर्स लगता है। तो इसका आंसर मैंने बताया था कल के क्लास में, बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी दोनों आकर्षण और विकर्षण, यानी खींचने वाला भी बल लगाएगा और धक्का देने वाला भी बल लगाएगा, यानी आकर्षण तथा विकर्षण दोनों बल लगेगा। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि जूनियर सेक्शन में आपने देखा था कि प्रोटॉन के बीच पढ़ाया गया था, आप लोग को सर ने पढ़ाया था आपको कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को धक्का देता है, रिपेल करता है। तो भाई ये अट्रैक्शन कहाँ से आ गया, यानी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कैसे करता है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। और इसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा सा हम न्यूक्लियस पर बात कर लेते हैं। चलिए नाभिक पर मैं चर्चा कर लेता हूं, न्यूक्लियस पर मैं बात कर लेता हूं। ये जो मेरा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यानी कहने का मतलब ये जो देख रहे हो, ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसमें देख रहे हो कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, और ये देख रहे हो एक बाउंड्री खींचा हुआ है। ये कोई बाउंड्री नहीं है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक गुच्छा है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ एक गुच्छा के रूप में काफ़ी गुत्थम गुत्थी करके कस के मजबूती के साथ पकड़ के रहता है, वही आपका न्यूक्लियस है। ये कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, ये मैं बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह कोई बाउंड्री नहीं है, ये यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, यह केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गुच्छा है जो एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ के रखा हुआ है, जो एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ कर रखा है। दैट मीन्स न्यूक्लियस जो है ये कोई बाउंड्री नहीं है, इसके जस्ट कहने का मतलब जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मजबूती के साथ गुत्थम गुत्थी करके एकदम पकड़ के रखे हुए हैं, वही आपका न्यूक्लियस है। चलिए अब यहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं, यह न्यूक्लियस प्रोटॉन और प्रोटॉन को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ के रखे हुए हैं। अगर ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे को अगर रिपेल करता, धक्का देता, तो क्या होता। अब खुद पढ़े हैं कि अगर ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को अगर धक्का दे रहा है तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस टूट जाता है, ये नाभिक क्या होता है, टूट जाता। अगर नाभिक टूट जाता तो मॉलिक्यूल्स, यानी कहने का मतलब अणु आपका टूटते रहता, अणु टूटता, मॉलिक्यूल्स टूटता, तो कोई एलिमेंट जो है वो टूटते रहता, एलिमेंट टूटता ना, तो कोई सब्सटेंस यानी कोई पदार्थ, कोई वस्तु जो है वो कंटिन्यू आपका टूटते रहता। दैट मीन्स ये ब्रह्मांड जो रहता है वो डस्ट के रूप में रहता, यानी हमारा बॉडी जो है ये पॉसिबल ही नहीं था, ये अपने अपने टूटते रहता है। बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। जब ये यूनिवर्स का सारा बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरा पेन एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने अपने टूट नहीं रहा है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियस मेरा टूट नहीं रहा है। तो इससे हम ये हमारा क्लियर कंसेप्ट हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को
धक्का नहीं दे रहा, रिपेल नहीं कर रहा, ये क्या करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा। तो आपने क्या चीज़ देखा कि हमने जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा था कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को धक्का देता है, रिपेल कर रहा है। बट यहाँ अगर रिपेल करता तो ये मेरा न्यूक्लियस टूटता। इससे क्लियर मेरा कंसेप्ट हो रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स लगता है। अगर मेरा, यदि हम ये प्रोटॉन लेते हैं, अगर मैं बात करूं ना, एक सेकेंड, चलिए, अगर मैं बात करूं ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों के बीच कौन कौन सा फोर्स, यानी कितने टाइप का फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप बताओगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस प्रोटॉन में हम देख रहे हैं दो तरह की प्रॉपर्टी है। इसमें प्रॉपर्टी दो तरह का हो गया, एक मास वाली प्रॉपर्टी, यानी इसमें वजन होगा, इसमें द्रव्यमान होगा, यानी इसमें द्रव्यमान का गुण है, और इसमें चार्ज यानी आवेश का गुण है। इस प्रोटॉन में दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, मास वाली प्रॉपर्टी है और इसमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी है भाई। तो आपने पीछे पढ़ा था कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्ट करने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी एक द्रव्यमान, जैसे एक ये वस्तु हो गया, एक ये वस्तु हो गया, यानी इसमें जो द्रव्यमान वाला जो गुण होगा, इसमें जो मास वाला गुण होगा, उस गुण के वजह से दोनों एक दूसरे को खींचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी यहाँ प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच भी रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और खींचने का कारण क्या है ना, मास। यानी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींचता भी होगा। इसके बाद यह एक प्रोटॉन दूसरा, ये दोनों प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर में है, जैसे कि ये दोनों प्रोटॉन जो है अगर बहुत अधिक दूर पर हो, न्यूक्लियस के रेंज के बाहर में प्रोटॉन हो, तो यहाँ पर दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है। ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को इधर धकेल रहा है, और ये प्रोटॉन कहता है तुम इधर जाओ, और ये प्रोटॉन कहता है तुम इधर जाओ, यानी रिपेल भी कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। यानी ये इसको इधर लगा रहा है, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को इधर धकेल रहा है, और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को इधर धकेल रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये धकेल रहा है किसके कारण, चार्ज के कारण। चार्ज वाली प्रॉपर्टी जो है ना, एक चार्ज दूसरे चार्ज को, यहाँ इस प्रोटॉन में भी चार्ज की प्रॉपर्टी, इस प्रोटॉन में भी चार्ज की प्रॉपर्टी, इस चार्ज वाली प्रॉपर्टी के कारण, दैट मीन्स आवेश वाले गुण के कारण, यहाँ दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का देगा। ये इसको कहेगा तुम इधर जाओ, ये कहेगा इसको तुम इधर जाओ, दोनों एक दूसरे को धकेल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तीसरा फोर्स आपका लग रहा है, यही दोनों प्रोटॉन, जैसे कि ये प्रोटॉन, इसका दूरी कम करते जाइए, 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 जब ये न्यूक्लियस के रेंज में आ जाएगा तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का देने के बजाय, रिपेल करने के बजाय, दोनों खींचना स्टार्ट कर देता है। क्यों खींचता है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। यानी कहने का मतलब है कि यह प्रोटॉन ये दोनों प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर में है तो यही धक्का देने के बजाय खींचने लगता है। लेकिन यही दोनों प्रोटॉन अगर इसका रेंज बढ़ाते जाइए, डिस्टेंस बढ़ाते जाइए, दूरी बढ़ाते जाइए, और नाभिक के रेंज से, नाभिक का जो रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज से जो ही ज़्यादा होगा तो यहाँ खींचने के बजाय दोनों एक दूसरे को धकेलना स्टार्ट कर देता है। तो यही दोनों प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर में है तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा, दैट मीन्स अट्रैक्ट करेगा, और यही न्यूक्लियस के बाहर में आ गया तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो अगर यही दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या करेगा भाई, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये कहेगा इधर आओ और ये कहेगा इधर आओ, यानी फोर्स न्यूक्लियर, ये इस पर इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। तो आपने क्या चीज़ देखा है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर 3 टाइप का फोर्स लगा रहा है, 3 टाइप का। पहला हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला फोर्स एक लगा रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स,
एक लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल ना, किसके कारण, रीजन इसका क्या है, कारण क्या है इसका, किस गुण के कारण, तो द्रव्यमान वाली गुण के कारण यानी मास के कारण। सेकेंड फोर्स लग रहा है आप लोग का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल किस गुण के कारण, इसका रीजन क्या है भाई, आवेश, चार्ज के कारण, चार्ज के कारण। और तीसरा फोर्स न्यूक्लियर, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ये किसके कारण, यही प्रोटॉन का डिस्टेंस कम करते जाइए, कम करते जाइए, और नाभिक के रेंज में जब आ गया, नाभिक के अंदर आ गया, तो यहाँ क्या लगने लगेगा, नाभिकीय बल। तो यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच 3 टाइप का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। बट होगा क्या, तो अगर कहने का मतलब यही दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तब तो तीनों फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर। ग्रेविटेशनल के कारण अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपेल करेगा, न्यूक्लियर फोर्स के कारण अट्रैक्ट करेगा। बट न्यूक्लियस के अंदर होगा भाई क्या, न्यूक्लियस के अंदर में तीनों टाइप का फोर्स लग रहा है। बट आप जान लीजिए कि 4 नेचुरल फोर्स में सबसे जो स्ट्रांग होगा फोर्स न्यूक्लियर, ये सबसे स्ट्रांग होगा। इससे छोटा कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे छोटा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर तीनों लग गया, और न्यूक्लियस के आउटसाइड यानी नाभिक के बाहर की अगर बात करें तो कौन कौन लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींचेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण धक्का देगा। लेकिन मामला दिखेगा हमको क्या चीज़, मामला दिखेगा कि आप जान रहे हो कि 2 फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी धक्का देने वाला, रिपेल करने वाला। तो न्यूक्लियस के जब बाहर में है तो हमको नज़र क्या चीज़ आएगा, धक्का देने वाला, रिपेल करने वाला ना। तो जब न्यूक्लियस के अंदर हो गया तो वहाँ पर तीनों फोर्स लगता है, बट तीनों फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, न्यूक्लियर। और वहीं न्यूक्लियस के बाहर है तो कौन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण क्या होगा, धक्का देने वाली बात होगी, चार्ज के कारण। तो जब वही प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर है तो हमको धक्का देता हुआ दिखता है, इसलिए मोस्टली बोलते हैं कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। बट वही प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है तो अट्रैक्ट भी करेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ, तो अब हम इस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इस चैप्टर में अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर ना, अपने सिलेबस में एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ये आपने 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 11th में आपने देखा था। अब यहाँ पर जो हम लोग का ब्रांच है, यूनिट फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो यहाँ पर इस यूनिट में हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानेंगे। फिर ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ये पढ़ाई करेंगे। आप लोग का चैप्टर ही होगा एटम, एटम के बाद न्यूक्लियस, ठीक है। तो वहाँ पर हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे ना। कंप्लीट हम लोग का 10 से 15 क्लास का वो लेक्चर होता है, उसमें डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट पर। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले तो कहने का मतलब मैटर का 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपने देखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल का
जो आवेश वाला गुण है, चार्ज वाला गुण है, चार्ज वाले गुण के कारण अगर दो फंडामेंटल पार्टिकल जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें कि मान लीजिए कि फंडामेंटल पार्टिकल में दो फंडामेंटल पार्टिकल के बीच अगर दोनों फंडामेंटल पार्टिकल आपका जो है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों रुका हुआ है, तब दोनों के बीच आवेश वाले गुण के कारण जो बल लगता है, ठीक है, वही बल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यानी विराम में स्थित दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का जो बल होगा वही क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। अब सबसे पहले यहाँ चर्चा होता है आवेश का, तो सबसे पहले हम आवेश पर बात कर लेते हैं, दैट मीन्स चार्ज पर बात कर लेते हैं कि ये चार्ज है आखिर क्या। चार्ज, आवेश। चार्ज जो हो गया किसी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल का अपना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अपनी आंतरिक गुण है, अपना उसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के वजह से दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। चार्ज क्या हो गया? फंडामेंटल पार्टिकल का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया, अपना उसका आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी हो गया। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मूलभूत कण का आंतरिक गुण, मूलभूत कण का आंतरिक गुण। अब ये देख रहे हैं कि आवेश को यानी चार्ज को दर्शाएंगे कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको दर्शाना कैसे है। चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से दिखाएंगे। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसके यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट ऑफ चार्ज, इसका यूनिट कूलम्ब। कूलम्ब। और सिंबल जब लिखेंगे तो कैपिटल सी। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो तो कैपिटल से हमको स्टार्ट नहीं करना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम लोग का स्मॉल होगा, बट वही सिंबल यूज करते हैं तो कैपिटल में हम लोग लिखेंगे कूलम्ब। चार्ज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लेना है। SI यूनिट, कूलम्ब। CGS यूनिट, ESU, ऐसे इसको फुल फॉर्म बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बट हमसे पूछा अगर जाए कि चार्ज का CGS यूनिट क्या होगा तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नहीं लिखना है, हमको लिखना है ESU। इसका दूसरा नाम जो होता है
दूसरा नाम इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। और इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं आप लोग फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर रखा गया है। तो एसआई में कूलम, सीजीएस में ईएसयू, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। चलिए, तीसरा आपका हो जाएगा सीजीएस। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, एसआई हमने देखा, सीजीएस देखा, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, वैद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब देखिए इलेक्ट्रो, यहां वर्ड एक आ गया मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। भाई हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, फिर मैग्नेटिक वर्ड यहाँ क्यों आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्यों जरूरत पड़ा। एसआई हमने देखा, सीजीएस देखा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जरूरत क्यों पड़ा। आगे आप लोग देखेंगे, मैग्नेट जब मैं स्टार्ट करूँगा उसके एक यानी सेकेंड चैप्टर में आपको यहाँ से ही स्टार्ट किया जाएगा कि हमारे साइंटिस्ट ऑस्टर जो थे उन्होंने बताया था, उन्होंने कुछ फिनोमिना के आधार पर क्लियर किया था। पहले उन्होंने कुछ घटना देखा था, उन्होंने देखा था क्या चीज़ कि जब किसी वायर से जब करंट पास कर रहा है और उसके बगल में कोई मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, तो जब भी वायर में करंट आता तो उनका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता था, थोड़ा सा हिल जाता था, फिर लाइन कटता उस समय भी हिल जाता। तो बार बार ऐसा होने के बाद उन्होंने ऐसा वॉच किया कि निश्चित रूप से ये करंट और मैग्नेट के बीच कुछ ना कुछ दोनों में रिलेशन है। फिर इस पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और ये क्लियर कर पाया उन्होंने कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेट तैयार कर सकते हैं और मैग्नेट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट तैयार कर सकते हैं। दैट मीन्स बाद में हम लोग का क्लियर हो गया कंसेप्ट कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है, एक दूसरे का संबंधी है, जिसके कारण ये कोई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे अमूल वाली पाउडर हो गई, दूध को जला करके हम लोग पाउडर बना लिए, फिर पाउडर में पानी मिला करके दूध बना लिए। बट यही अगर 2-3 साल का बच्चा रहे, उसको बताया जाए कि ये दूध और ये पाउडर दोनों एक ही चीज़ है, तो वो समझ नहीं पाएगा। बट अब हम लोग समझने लगे कि दूध से ही पाउडर और पाउडर से ही दूध, दोनों एक दूसरे को केवल कन्वर्ट हम लोग करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसी तरह से अब हम लोग इसके बारे में आज जान लें कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट और मैग्नेट से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। तो जाकर के हम लोग का कंबाइंड नाम, मैग्नेट पढ़ने के बाद एक कंबाइंड चैप्टर भी आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, यानी दोनों मिलाकर के एक नाम रेडी किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए नेचर में हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेट अलग अलग नहीं, नेचुरल फोर्स में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों मिलाकर के एक नाम तैयार किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलम। ये इसे हम ए बी कूलम नहीं पढ़ेंगे, ये एब्सोल्यूट का, इसे हम लोग एब पढ़ेंगे, एब कूलम, इसे एब पढ़ेंगे, एब पढ़ेंगे। ए बी कूलम हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वर्ड से, यह एब्सोल्यूट से बना है। एब्सोल्यूट का शॉर्ट कह सकते हैं एब्सोल्यूट, यानी परम,
इसका शॉर्ट है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए बी सॉल्यूट नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। तो यहाँ क्या बताएंगे, एब कूलम, ना कि ए बी कूलम। चलिए दूसरा नाम इसका कह सकते हैं EMU, EMU, यानी हम एब कूलम भी बोलेंगे EMU। अब ये EMU जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बट हमसे अगर पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो हम EMU बोलेंगे, ना कि फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलेंगे। हमको शॉर्ट में बोलना है EMU। हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, EMU, या दूसरा नाम इसका हो गया एब कूलम ना, एब कूलम। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर, व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट, वाणिज्यिक या व्यावसायिक मात्रक। एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर। जैसे हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज हुआ, हमने कितना यूज किया ना, तो जब कोई कंपनी बिजली को बेच रही है, हम बिजली कस्टमर खरीद रहे हैं, तो ये सब एम्पियर आवर में मेजर किया जाएगा। रासायनिक मात्रक, केमिकल यूनिट, केमिकल यूनिट, रासायनिक मात्रक। फैराडे, चलिए इसे पॉज कर, कितना देर का हुआ, 36 मिनट का। चूँकि ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा, एकदम छोटा छोटा वीडियो क्या ना। ये जो आप देख रहे हैं केमिकल यूनिट, रासायनिक मात्रक, जो कि आपने फैराडे देखा, एक यूज आएगा, एक फैराड आएगा और एक फैराडे। तो चार्ज को जो हम लोग मेजर करते हैं उसका यूनिट फैराडे होगा, ना कि फैराड। एक कैपेसिटी, किसी कंडेंसर की कैपेसिटी जब मापेंगे, आगे फोर्थ चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा कंडेंसर, कैपेसिटर, वहाँ पर जो फैन में बैटरी के जैसा लगा रहता है, वहाँ पर उस कंडेंसर में उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको हम लोग फैराड से मापते हैं। जैसे कि कंडेंसर पर लिखा हुआ रहेगा 2 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, इस तरह से। बट फैराडे जो होगा वो चार्ज मापने का। ये कहाँ पर मोस्टली इसका यूज होता है, तो किसी केमिकल में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसको हम लोग मेज़र करने के लिए इसका यूज करते हैं ना। तो केमिकल में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मोस्टली वोल्टामीटर से मेज़र करते हैं। वोल्टामीटर के द्वारा क्या मेजर करेंगे, किसी केमिकल में पास करने वाले चार्ज को मेजर करते हैं वोल्टामीटर के द्वारा। किसी केमिकल से गुजरने वाले चार्ज को मापेंगे। चलिए बस फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपने देखा एसआई में कूलम, सीजीएस में ईएसयू, स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन, हमसे अगर पूछता है चार्ज का सीजीएस यूनिट तो ईएसयू भी लिखेंगे, स्टेट कूलम भी लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलम, या दूसरा नाम इसका ईएमयू भी बोलते हैं। केमिकल यूनिट कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, एम्पियर आवर, एम्पियर घंटा।
केमिकल यूनिट रासायनिक मात्रक फैराडे ना, जो कि केमिकल में पास करने वाले चार्ज को मेजर करते हैं, और केमिकल में पास करने वाले चार्ज को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? वोल्टामीटर का। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि इसमें ये जो पांचवें यूनिट आपने चार्ज का देखा है, इसके बीच रिलेशन क्या है, कैसा कैसा कितने कितने का रिलेशन है, इसमें कौन सबसे छोटा यूनिट है, कौन सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है कि नहीं ना। चार्ज को मेजर करने का कौन इसमें सबसे बड़ा यूनिट हो गया, कौन इसमें सबसे छोटा यूनिट हो गया, इस पर बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।